दिस इज़ राकेश सैनी RSN सर। बट आपका महा रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा और इसके बाद ये सारे चैप्टर्स आपके कवर होते जा रहे हैं। लास्ट क्लास में फ्लूइड हमने कंप्लीट कर लिया था और अब जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हीट को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो आपका हीट का है उसमें हम केटीजी कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर मतलब कंडक्शन और रेडिएशन की बात करेंगे, और सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम केटीजी थर्मो पूरे थर्मो वाला पोर्शन देखेंगे, राइट बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। सो हीट का फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन से पोर्शन करने वाले हैं, केटी कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक। बेटा देखो 2 लिक्विड हैं इसमें, कौन कौन से लिक्विड। फर्स्ट लिक्विड आपका है इसमें जिसका मास कितना मान ले बेटा m, स्पेसिफिक कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है सर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, ये इसका टेम्परेचर है। दूसरा लिक्विड जो है इसका मास बेटा आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है 0.5 और इसका टेम्परेचर कितना है 20। अब आपने कहा इन दोनों को मिक्स कर दिया और ऐसे करके फाइनल टेम्परेचर जो आपको मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 32 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फाइनल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है सर। करते हैं, कैसे सॉल्व करें बेटा। पहले वाले के लिए हम क्या ऐसा बोलते बेटा, एक तरफ से हीट जितना फ्लो करेगा दूसरे साइड उतना ही हीट क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। तो m1s1 dt1 इक्वल टू m2s2 dt2, राइट बेटा। पहले वाले के मास कितना m, स्पेसिफिक कितना बेटा 0.2, टेम्परेचर में चेंज 40 - 32 मतलब 8। दूसरे वाले के लिए मास कितना बेटा 100, स्पेसिफिक कितना 0.5 और टेम्परेचर में कितना चेंज बेटा 30 और 20 का डिफरेंस 12। अब देखो इस पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल करते हैं, तो 8 × 2 16m इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपका 6000। तो m का वैल्यू होगा बेटा 1500 अपॉन 4, इट विल बी 375 ग्राम। यानी आपको जो फर्स्ट मास है वो 375 ग्राम वाटर आपको लिक्विड आपको मिक्स करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, एक हीटर है घर में, अभी सर्दियों का सीजन जैसे आएगा हीटर ऑन गीजर ऑन करना शुरू करेंगे आप। गीजर का बेटा पावर आपको दिया हुआ है 2100 वाट, ये उसका पावर है। और गीजर में जो पानी आ रहा है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। किस रेट से बेटा 20 ग्राम पर सेकेंड। तो पहले तो ये समझो dm/dt पर सेकेंड कितना मास जा रहा है बेटा 20 ग्राम पर सेकेंड, ये मास इसमें जा रहा है। अब बेटा सबसे पहले तो dm/dt मुझे पता लग गया, पावर पता लग गया, मतलब जिस रेट से आप हीट दे रहे हैं वो पता लग गया, और इनिशियल टेम्परेचर पता लग गया। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20। आपसे पूछा है गीजर से कितना टेम्परेचर बाहर आएगा। अब ये कैसे सॉल्व करें बेटा, हमारा dq/dt या जो पावर होता है उसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं बेटा, पावर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो हीट को msdt लिख देते हैं अपॉन टाइम। ये dq/dt पावर कितना है 2100। m/t बेटा पर सेकंड जो मास फ्लो कर रहा है वो 20 ग्राम, स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1, टेम्परेचर में कितना चेंज बेटा dt। और क्योंकि बेटा s का वैल्यू 1 कैलोरी में होता है तो मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पावर मेरा वॉट में दिया हुआ है, राइट। ये आपने कन्वर्ट किया तो यहाँ से dt का जो वैल्यू आता है बेटा वो आता है 2100 अपॉन 84। 84 से बेटा ये कैलकुलेट करें तो आपका वैल्यू जो जाता है वो कितना जाता है 25, 84 × 25, राइट। तो बेटा आपका टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ेगा तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना होगा बेटा, पहले 10 था अब 25 बढ़ गया तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 35 डिग्री फाइनल टेम्परेचर आपका होगा, राइट बेटा। अब इसमें कई बच्चे इस क्वेश्चन में पता है क्या डाउट करते हैं कि सर मास आपने ग्राम में क्यों लिखा है। बेटा देखो मैंने मास लिखा है ग्राम में और स्पेसिफिक लिखा है कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि एस का वैल्यू 1 कैलोरी में लिखा है और जूल में मुझे कन्वर्ट करना था इसलिए बेटा 4.2 हमने साथ में मल्टीप्लाई किया है। तो थोड़ा ध्यान रखना क्यों ऐसा हुआ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर बाय 1 डिग्री। बेटा स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होता है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होता है 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है। बेटा 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए होता है, पर यहाँ 1 किलोग्राम है तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। भाई देखो वाटर जो है वो कितने का है 80 डिग्री का, कितना ग्राम 540 ग्राम, और आइस जो है वो है बेटा 0 डिग्री की, कितने ग्राम, ये भी 540 ग्राम। अब आपसे क्या पूछा है
आपसे पूछा है कि यार फाइनल मिक्सचर कितना होगा। देखो जो हाई टेम्परेचर पे होता है ना वो हीट सप्लाई करता है। हाई टेम्परेचर पे कौन है? वाटर। बेटा वाटर हीट सप्लाई करेगा किसके फॉर्म में? जब हीट सप्लाई करेगा तो खुद का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मतलब MSDT। एम कितना बेटा? 540। एस कितना? 1। टेम्परेचर 80 डिग्री से 0 तक जा सकता है। भाई MSDT कब तक यूज होगा? जब तक टेम्परेचर 0 नहीं हो जाए। तो बेटा इसने एनर्जी सप्लाई किया 540/80, और ऐसा करके ये 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब आइस हीट की रिक्वायरमेंट क्या है? आइस हीट मेल्ट होने के लिए चाहिए होगा, तो आइस को हीट की रिक्वायरमेंट है ml के फॉर्म में। बेटा m है 540 और मेल्टिंग लेटेंट हीट जो आती है वो 80। तो बेटा इसको भी इतना हीट चाहिए। अगर इसको इतना हीट मिल गया तो ये 0 के आइस 0 के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखो बेटा ये हीट और ये हीट इक्वल आ रही है, तो इतना हीट ये यूज करेगा खुद 0 के वाटर में, और इतना हीट ये सप्लाई करके ये भी 0 के वाटर में। तो फाइनली टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 0 का वाटर, सब कुछ 0 के वाटर पे आ जाएगा। ये बेटा टेम्परेचर स्केल को लेके कौन सा है? जब भी दो अलग अलग स्केल्स को कंपेयर किए जाते हैं तो बेटा बेसिक फार्मूला क्या होता है? इस उस स्केल पे उसकी रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा जब भी दो स्केल की रीडिंग को कंपेयर करना तो ये बेसिक फार्मूला होता है। अब देखो फर्स्ट स्केल सेंटीग्रेड स्केल पे रीडिंग दिया है 39 और इस स्केल पे रीडिंग पूछा है, तो बेटा न्यू स्केल पे रीडिंग n, न्यू स्केल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 39, बॉइलिंग पॉइंट 239, फ्रीजिंग पॉइंट 39। सेंटीग्रेड स्केल पे रीडिंग कितना है? 39 माइनस 0 फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। बेटा ये सॉल्व करें अगर तो n माइनस 39 अपॉन 200 इक्वल टू 39/100। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो n माइनस 39 इक्वल टू 78। तो n इक्वल टू हो जाएगा 117। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यू स्केल पे जो रीडिंग होगी वो आपकी 117 हो जाएगी बेटा। पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ h सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली। बेटा h हाइट से कोई आइस गिर रहा है और ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है सिर्फ क्वार्टर जो पूरा हीट है उसका 1/4 हीट आइस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट m हाइट से आएगा तो उसकी एनर्जी होगी mgh, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा? हीट में कन्वर्ट होगी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है पूरी एनर्जी का 1/4, पूरी एनर्जी का 1/4 केवल किसके काम में आया? आइस को मेल्ट करने के काम में आया, राइट, ml के काम में आया। सॉल्व करते हैं बेटा, m से m कैंसिल, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कैलकुलेट करना था बाय 4 इक्वल टू लेटेंट हीट कितना है बेटा? 3.4 इंटू 10⁵ जूल में है तो और कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो h का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 3.4 इंटू 4 इंटू 10⁶, सॉरी 4 भाई 4 इंटू 3.4 और 10 इधर जाएगा तो 10⁴। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 4 से 4 16 टाइम्स 1 बचेगा, और ये 13.6 इंटू 10⁴, यानी 136 किलोमीटर आपका आंसर होगा, राइट बेटा। ये इसका आंसर जाएगा। देखो ये बोल रहा है बहुत सारे वॉल्स हैं, मतलब ये वॉल्स हैं जो अल्टरनेटिंग ब्लॉक से मिलकर बने। पहले ब्लॉक की कंडक्टिविटी K1, दूसरी की K2, फिर तीसरी की K1, फिर चौथी की K2, फिर K1, फिर K2, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इफेक्टिव कंडक्टिविटी आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसमें अभी क्योंकि आपका टोटल कितने 6 एरिया, मतलब हर एक का एरिया मैं A मान लूँ बेटा, हर एक एरिया, ऐसे n भी हो सकते थे। तो टोटल एरिया कितना हो गया? Na। एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना हो गया बेटा? A। अब अगर मैं आपसे पूछूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता था K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। मैंने कहा बिल्कुल यही होता था। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा। K1 वाले टोटल Na में से आधे K1 वाले हैं, तो बेटा K1 इंटू Na/2 प्लस बाकी आधे Na/2 K2 वाले हैं। टोटल एरिया कितना है बेटा? Na। सॉल्व कर लो तो K1 प्लस K2/2। भाई टोटल Na एरिया अगर मान लेते हैं तो आधा तो K1 वाला है, बाकी आधा K2 वाला है। तो बेटा A1 एरिया तो हो गया Na/2 और रिमेनिंग A2 हो गया ये भी Na/2। बस ये आपको सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स ADB एंड ACB ऑफ सेम कंडक्टिविटी। बेटा ये दो रिंग हैं, इसकी भी कंडक्टिविटी कितनी है? K, इसकी भी कंडक्टिविटी कितनी है? K। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझे।
फिर क्या बोल रहा है, रिप्लेस अनदर मेटल कीपिंग द टेम्परेचर T1 T2। शुरू में जो हीट फ्लो कर रहा है, बेटा देखो मान लेते हैं ये हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर पे, तो जो भी हीट जाएगा वो कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा। जो हीट इधर से गया उसकी वैल्यू H1 और जो हीट इधर से गया उसकी वैल्यू H2। हमें ये तो समझ में आ गया बेटा, हमेशा जो टोटल हीट फ्लो कर रहा होगा इसमें H, वो किसके बराबर होगा, H1 प्लस H2 के बराबर होगा। भाई यहाँ से भी हीट यहाँ पहुंचा, यहाँ से भी तो टोटल हीट तो H1 प्लस H2 पहुंचा ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में ये जो टोटल हीट है वो कितनी है, H। फिर इसने इस वाले मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा करने पर हीट फ्लो कर रही है 2H। तो आपसे दूसरा मटेरियल पूछा है, इसने एक बात और खास बोल ली था, ACB और ADB में रेशियो 3:1 है, यानी अगर ADB का लेंथ मैं अगर L मान लूं तो इसका लेंथ कितना होगा बेटा, 3L। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको मैं इधर लिख देता हूं बेटा थोड़ा सा। H1 फर्स्ट केस में H इक्वल टू H1 प्लस H2, फर्स्ट केस में H इक्वल टू H1 प्लस H2। बेटा H1 कितना, KA बाय L T1 माइनस T2, और H2 कितना बेटा, KA बाय 3L, इसका लेंथ कितना है बेटा 3L, KA बाय 3L T1 माइनस T2। तो इससे टोटल H हो गया बेटा 4/3 KA बाय L T1 माइनस T2। अब सेकंड केस में टोटल हीट कितना फ्लो कर रहा है, 2H। H1 का वैल्यू बेटा इधर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ये तो अभी भी रहेगा KA बाय 3L T1 माइनस T2। इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा 3L वाले पर, राइट। रिप्लेस केवल किसने किया है, कौन से वाले को किया है इसने, ADB वाले को। तो ADB वाले का लेंथ L था, तो इसकी कंडक्टिविटी मान लेते हैं K डैश A बाय L T1 माइनस T2। बेटा H का वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो 2 4/3 KA बाय L T1 माइनस T2 इक्वल टू, बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं A बाय L T1 माइनस T2। तो बेटा A बाय L T1 माइनस T2 कॉमन लिया, तो यहां तो बचा आपका K/3 और वहां बचा आपका K डैश। अब देखो A बाय L कैंसिल, T1 माइनस T2 से A बाय L कैंसिल, ये हो गया बेटा 8/3 इक्वल टू K/3, ये K भी है, प्लस K डैश, बाकी सब कैंसिल हो गए, तो K डैश की वैल्यू क्या आएगी 7K/3। ये बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब जो नया मटेरियल इसमें यूज किया गया है उसकी कंडक्टिविटी कितना थी, 7K/3 है। ये इसके नए मटेरियल की कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक इस तरह की कंडीशन आपको दे रहे हैं, दो प्लेट्स हैं, दोनों सीरीज में है। बेटा दोनों सीरीज में है तो हमें ये पता लग गया H का वैल्यू सेम रहेगा, H का वैल्यू सेम है। अब H का वैल्यू क्या होता है, KA बाय L T1 माइनस T2, ये H का वैल्यू होता है, दोनों में सेम है। आपने कहा सर ठीक है कंडक्टिविटी सेम रहेगी, क्या क्या चीज़ें और सेम है बेटा, हीट करंट आपने बोल दिया सेम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बोल दिया सेम हो गया, लेंथ दोनों का सेम दिया हुआ है, x1 x2 सेम, देखो ये भी आपको सेम दे दिया, लेंथ भी सेम। तो बेटा K किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, T1 माइनस T2, राइट। अब T1 माइनस T2 का अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले पार्ट में इतना डिफरेंस है, सेकंड में इतना डिफरेंस, तो देख के पता लग रहा है बेटा सेकंड वाले में T1 माइनस T2 ज़्यादा है। तो बेटा जिसका T1 माइनस T2 ज़्यादा होगा, जिसका T1 माइनस T2 ज़्यादा होगा उसका K क्या होगा, कम। तो सेकंड वाले का T1 माइनस T2 ऑफ सेकंड इज मोर देन T1 माइनस T2 ऑफ फर्स्ट। तो जिसका T1 माइनस T2 ज़्यादा उसका K कम, तो K2 कम होगा K1 से। तो आंसर क्या आना था बेटा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 3 थिन डिस्क A, B एंड C ऑफ सेम मटेरियल आर कोटेड। 3 डिस्क है बेटा, तीनों का आपने कोटिंग किया हुआ है और तीनों का रेडियस आपको दे दिया बेटा, तीनों का रेडियस हमें दे दिया, तीनों का क्या दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ दे दिया और रेडियस दे दिया। अब आपसे पूछा पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी। बेटा देखिए पावर जो होता है रेट ऑफ हीट लॉस वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, सिग्मा A T2 पावर 4। पावर प्रोपोर्शनल सिग्मा A की वैल्यू बेटा डिस्क है तो πr², और T नहीं दिया हुआ है, T की जगह लैम्डा दिया हो तो B बाय लैम्डा लिख दो, पावर 4। तो बेटा यहाँ से समझ में आता है पावर प्रोपोर्शनल R² अपॉन लैम्डा टू पावर 4।
पावर इस रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब एक एक डिस्क की बात करते हैं पहले वाले डिस्क के लिए, बाकी सबको कांस्टेंट मान ले के आर कितना बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा कितना है 300 बेटा, ये हो गया 4/9 इंटू, अब देखो 10 टू पावर 4 भी सब में आएगा, इसको भी कांस्टेंट मान ले, तो कुल मिला के 4/81। मैं क्या कर रहा हूँ 100 भी क्यों नहीं लिख रहा हूँ बेटा, देखो 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, मुझे तो रेशियो पता करना है भाई किसका सबसे ज़्यादा है, तो मुझे 100 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो सब जगह आएगा। तो 4/81 ये बेटा कैलकुलेट करके आपका अप्रॉक्स मिलता है 0.0449, मतलब 0.04 से थोड़ा ज़्यादा ऐसा मान सकते हो ना, अप्रॉक्स 0.505 भी बोल सकते हैं। ऐसे P2 की अगर बात करें तो P2 का रेडियस 4 बेटा, 4 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 5 का पावर 4 था बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 16/625। ये बेटा हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो अप्रोक्सीमेटली 0.02 पॉइंट समथिंग चलता है 0.02। और ऐसे थर्ड वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 4, तो 1/36, ये भी 0.02 के समथिंग। कैलकुलेशन एक बार कर रहे हैं ना, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा, 0.02 आएगा, 0.02 के बाद जो भी वैल्यू आएगी, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही बेटा, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट की एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये आपका आंसर जाएगा बेटा, लगी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए कैलोरीमेट्री इज आर, बेटा कैलोरीमेट्री जिसका रेडियस आर है और डेप्थ एल दिया हुआ है। देखो ये कोई कैलोरीमेट्री मान लेते हैं, इसका रेडियस आपको आर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है एल, इसको पूरा ऐसे पानी से भर दिया भाई आपने, ठीक है सर, पूरा पानी से भर दिया, अच्छा लगा। साथ में इसने क्या बोला, अंदर का टेम्परेचर थीटा है, सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट है, ठीक है सर, ये भी कर लेते हैं। एक बात और बोलिए, एमएसी पावर और सरफेस ऑफ कैलोरीमेट्री, बेटा इसकी जो एमएसी पावर है ना वो तो दे रखा है आपको 1, और ओपन वाले की एमएसी पावर जो आपको दे रखी है वो दे रखी है बेटा 0.5, राइट। एमएसी पावर दोनों का दे दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड, किस रेशियो से हीट रेडिएट करेगा बेटा, वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, राइट। कैसे सॉल्व करें वो देखिए बेटा, एनर्जी या रेट ऑफ हीट लॉस dQ/dt इक्वल टू सिग्मा, ये जो एमएसी पावर है ना एक्चुअली बेटा ये एमिसिविटी होना चाहिए था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, E T2⁴, राइट बेटा, और एरिया भी आता है, ठीक है। तो यहां से पता लगा ई और ए पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर रोल तो खत्म हो गया, तो बेटा जो पावर है रेडिएशन पावर वो डिप्रोपोर्शनल हो जाएगा ए बाय, तो RH1/RH2। फर्स्ट केस किस का, रेशियो ऑफ हीट रेडियस सरफेस ऑफ कैलोरीमेट्री और ओपन सरफेस, तो बेटा ई ऑफ कैलोरीमेट्री, ई ऑफ ओपन सरफेस, एरिया ऑफ कैलोरीमेट्री, एरिया ऑफ ओपन सरफेस। ई ऑफ कैलोरीमेट्री का ई कितना है बेटा 1, इसका कितना है 0.5। एरिया ऑफ कैलोरीमेट्री का कौन सा सरफेस एरिया, ये तो πr², और ये जो होता है कर्व सरफेस ये कितना होता है 2πrl, तो ये हो गया बेटा πr² + 2πrl, ये सरफेस एरिया होता है इस फॉर्मूले में, ध्यान रखिए, क्रॉस सेक्शन मत ले आप। और बेटा ओपन एरिया केवल यहां पर है, तो ये तो सर्कुलर है, तो ये हो गया बेटा आपका πr², तो बेटा 1/0.5 हो गया 2, πr² हो गया 1, प्लस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2l/r, तो आपका आंसर आएगा, ये यहाँ l और है बेटा 1 + 2l/r, ये जो 1 ना ये एक्चुअली l है, तो बेटा ये एमएसी पावर की जगह एमिसिविटी यहाँ पर आना चाहिए था, एमिसिविटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, A slab of stone of area this one and thickness this one is exposed on the lower surface of steam, ठीक है। A block of ice of 0.0 डिग्री रेस्ट ऑन अपर सरफेस, बेटा देखो ये एक स्लैब है, ठीक है सर, हमने भी एक स्लैब मान लिया ऐसी। अब इस स्लैब के साथ क्या क्या कहानी है वो देखो, इस स्लैब का थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये कितना बेटा 0.1, इस स्लैब का एरिया 0.36, यहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री लोअर सरफेस, और यहां पर बेटा एक आइस 0 डिग्री की। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4.8 kg आइस इसमें मेल्ट हो गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी और स्लैब आपसे पूछा है, बेटा आइस मेल्ट कितना हुआ है 4.8 kg। अब एक बात बताओ,
हमारा जो फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू होता है के ए बाई एल टी वन माइनस टी टू। ये जो हीट है आइस को मेल्ट कर रहा है तो इसको मैं एम एल लिख देता हूँ। तो ये हो गया बेटा एम एल बाई टी, ठीक है, इक्वल टू के ए बाई एल टी वन माइनस टी टू। कितना आइस मेल्ट हुआ है 4.8। तो बेटा एम का वैल्यू 4.8 किलोग्राम, एल का वैल्यू 3.36 इंटू 10⁵। कितने टाइम में मेल्ट हुआ है बेटा? 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एरिया बेटा 0.36 और थिकनेस इसका दे रखा है आपको 0.1 और टेम्परेचर में डिफरेंस है 100 माइनस 0 100। अब बेटा ये सॉल्व करना था केवल आपको। देखो इन दोनों पॉइंट से ये दोनों पॉइंट्स कैंसिल, राइट। यहाँ से ये 0.1 इधर जाएगा तो ये हो गया बेटा 0.48 इंटू 336 इंटू 10⁵ अपॉन 3600 इंटू 100 इक्वल टू के। अब देखो बेटा इन दोनों चारों से ये कैंसिल, ऊपर से 10 बचा, 36 और ये कैंसिल, इसको भी थोड़ी देर नीचे ले आते हैं तो 10 बच जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो गया। अब केवल कैलकुलेशन आपको करनी है। सो 12 से 3 टाइम्स, 12 से 4 टाइम्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। 3 से ये कितने टाइम्स बेटा? 112 टाइम्स, सही है क्या? 112 और ठीक है 112 हो गया आपका। 48 से 36 हो गया था, ये आपका 112 हो गया। और कुछ बच गया बेटा इसमें 36, ओके, ये वाला 36 अभी हमने नहीं लिखा है, ये 36 भी इधर लाना था भाई, ये 36 भी इधर आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो बेटा 36 से 4 से कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो ये 9 से ये हो जाएगा बेटा 12.4 और अपॉन में 10 चल रहा है ये वाला, तो आंसर आएगा 1.24। कैलकुलेशन अपने आप भी देख सकते हो, कैलकुलेशन जैसे हम 36 उधर से लाना भूल गए, हो सकता है आप अपने आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज में नहीं होने वाला है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा पानी पी लो भाई, प्यास लग रही है। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 to 70 in 10 minutes। बेटा प्योरली न्यूटन्स कूलिंग लॉ, नीट का फेवरेट टॉपिक, अक्सर इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको पता है बहुत ज़्यादा समस्या क्वेश्चंस में नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज़रूर रखनी चाहिए। बेटा क्या पूछ रहा है देखो, हमें पता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ बोलता है डी टी बाई डी टी इक्वल टू के ए, या कांस्टेंट मान लें, सॉरी, डी टी बाई डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, ये एवरेज टेम्परेचर होता था। बेटा फर्स्ट केस के लिए टेम्परेचर 90 से 70 हुआ 10 मिनट्स में, तो 90 से 70 मतलब 20/10 इक्वल टू के। एवरेज टेम्परेचर 90 और 70 का, बेटा 90 और 70 का एवरेज टेम्परेचर हो गया 80 और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 20। तो भाई इससे के का वैल्यू मुझे मिल गया 2 और यहाँ से 80 माइनस 20 हो गया 60, तो के का वैल्यू मिल गया 1/3। के का वैल्यू पता लग गया हमें 1/3, ठीक है। 1/30, 2/60 आएगा ना बेटा, तो 1/30। अब सेकेंड केस के लिए यूज़ करें, टेम्परेचर में चेंज हुआ है 60 माइनस 30, 30 का टाइम आपसे पूछा है, के का वैल्यू बेटा 1/30 और 60 और 30 का एवरेज आपका हो जाएगा बेटा 45 माइनस 20, तो टी का वैल्यू आएगा 30 इंटू 30 900 अपॉन 45 माइनस 20 25, तो 25 से 3 टाइम्स और 36 मिनट्स आपको लगेंगे इसमें, राइट। प्योरली न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेस ऑफ ए कंपोजिट स्लैब कंसिस्टेड ऑफ टू मटेरियल। बेटा देखो ये दो अलग अलग मटेरियल है, एक के और एक 2K, इसका लेंथ है x और इसका लेंथ। अब यहाँ से जो हीट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये जो हीट फ्लो कर रहा है बेटा, इसका जो रिजल्टेंट हीट करंट है वो आपको इतना दे रखा है। अब आपसे पूछा है एफ का वैल्यू क्या होगा। एक बात देखिए पहले तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो बेटा सी इफेक्टिव फाइंड करना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। L1 प्लस L2 कितना बेटा 5x, L1 कितना x बाई के, L2 कितना 4x बाई 2K। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बेटा 5K/3। इफेक्टिव कंडक्टिविटी मुझे पता लग गई 5K/3 हो गई, ठीक है। अब हीट करंट फ्लो करा दो, H इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2, H इक्वल टू,
बेटा इफेक्टिव कंडक्टिविटी 5K/3, एरिया ए, लेंथ कितना x प्लस 4x 5x, और टेम्परेचर में डिफरेंस T2 माइनस T1। बेटा 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा KA/3x T2 माइनस T1। इसको कंपेयर करो इससे, K की जगह K, A की जगह T2 माइनस T1 की जगह, और X की जगह X, F की जगह क्या है 1/3। तो बेटा X का वैल्यू आपका आ जाएगा F का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर जाना था बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 rods कॉपर ब्रास स्टील आर वेल्डेड टू फॉर्म ए वाई शेप। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो पहले इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। बेटा एक इस तरह का वाई का शेप बन रहा है, मान लेते हैं इसमें ऐसा वाई का शेप बन रहा है। ये आपका है कॉपर, ये आपका स्टील, ये है आपका ब्रास। यहाँ टेम्परेचर 100, यहाँ थीटा, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसा बोला है। साथ में इसने एक बात और बोली है, सबका एरिया सेम है, एरिया सबका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज इसने खास बात दे दिया, लेंथ ऑफ कॉपर दिया हुआ है 46, 13 और 12। बेटा तीनों का लेंथ आपको दे दिया, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दी। तो बेटा मुझे पता है मेरा जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें H को अगर मैं लिखता हूं KA/L θ1 माइनस θ2, तो यार मुझे K/L का रेशो चाहिए होगा। तो मैं K/L का रेशो पहले ही क्लियर कर लूं क्योंकि डाटा बढ़ जाएंगे वरना। K/L फॉर कॉपर, बेटा K कितना 0.92 और ये 46, तो 0.92 को 46 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा बेटा 0.02। ऐसे K/L ऑफ ब्रास 0.26 अपॉन 13, ये भी बेटा 0.02, और K/L ऑफ स्टील 0.12 अपॉन 12, ये हो जाएगा बेटा 0.01। मुझे ये वैल्यूज पहले पता लगे। अब क्या बोल रहा है, कॉपर में कितना हीट फ्लो कर रहा है। मान लेते बेटा कॉपर में हीट फ्लो कर रहा है H1, तो ये दोनों हीट इसमें जाएंगी, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। क्यों, हाईएस्ट टेम्परेचर पे कौन है 100। मैं इसको यहां लिखने की कोशिश करता हूं एक बार ऐसे। बेटा ये H1 है कॉपर वाला, ये H2 है और ये H3 है। तो बेटा जो भी हीट जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो आप बोल सकते हैं H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में, आगे सॉल्व करते हैं। H1 का वैल्यू, H1 बेटा कॉपर के लिए देखो K/L का वैल्यू तो आ गया, एरिया भी सबका कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया सबका क्या दिया हुआ है सेम। तो बेटा मैं एरिया की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, और K/L का वैल्यू कॉपर के लिए कितना है 0.02, और टेम्परेचर डिफरेंस बेटा 100 माइनस थीटा। 100 यहां पे टेम्परेचर था, थीटा यहां पर, ये 0 इक्वल टू। दूसरा बेटा ब्रास के लिए बात करें तो ब्रास के लिए भी एरिया कैंसिल हो जाएगा, K/L की वैल्यू 0.02 और टेम्परेचर थीटा माइनस 0, और तीसरे वाले के लिए 0.01 और टेम्परेचर बेटा थीटा माइनस 0। सारे देखो 0.02 सब कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 200 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा। तो बेटा 5 थीटा इक्वल टू 200, तो इससे थीटा की वैल्यू पता लग गई 40। मुझे बेटा ये पता लग गया ये वाला टेम्परेचर कितना है। अब अगर मुझसे ये वाला टेम्परेचर पूछा जाता ना, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता, पर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा कॉपर में कितना हीट फ्लो करी, H1 की वैल्यू। अब H1 की वैल्यू पुट करें K/L θ1 माइनस θ2। बेटा K/L की वैल्यू कितना था इसका 0.02, एरिया कितना बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 4, और टेम्परेचर में डिफरेंस बेटा 100 माइनस 40 60। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 480/100 यानी 4.8। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंथी आपको कम लगेगा, लेकिन वरना ये वैल्यूज जो देख रहे हो ना, तो ये वैल्यू देखो 0.92 46 0.26 13, ये वैल्यूज रखते रखते आपको फिर कैलकुलेशन में गलती, क्योंकि हम जितने ज़्यादा स्टेप्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम लिखते हैं, हम जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखेंगे ना, ये मान के चलो हमारे गलती होने के चांस भी बेटा उतने बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप्स होता है उतने ज़्यादा पेन चलता है, जितने ज़्यादा स्टेप्स में पेन चलेगा उतनी गलती होने के चांस बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस मेथड से इसको करके देखेंगे तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा सही लगेगा, राइट बेटा। तो अल्टीमेटली आपका 4.8। अब कई जगह बच्चों के माइंड में एक चीज़ और आती है, सर आपने यूनिट कन्वर्ट नहीं की है। बेटा यूनिट की कन्वर्जन की जरूरत मुझे क्यों नहीं पड़ी। देखो ये जो दे रखा है कंडक्टिविटीज वो भी सीजीएस में दे रखा है, लेंथ दे रखे हैं वो भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, और एरिया दे रखा है वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है। फिर बच्चों के माइंड में आता है लेकिन सर फिर आंसर कैलोरी में है, ये कैसे पता लगा। बेटा आंसर कैलोरी में क्यों आ रहा है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू जो आपकी जाती है वो कैलोरी के फॉर्म में जाती है, इसलिए आपने कैलोरी में लिखा है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग मेटेलिक बार इज कैरिंग ए हीट फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड एंड अदर एंड स्टडी स्टेट, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा ये ऐसे बोल रहा है कि मान लेते हैं जैसे ये कोई रॉड दिया हुआ है ऐसे, इसका ये हाई टेम्परेचर है मान लेते हैं T, यहां से x डिस्टेंस पे यहां टेम्परेचर है थीटा। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा थीटा और x में क्या रिलेशन होगा, कि आखिर यहां से मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा ना डिस्टेंस के साथ थीटा कैसे वेरी करेगा ये आप बता दो, बस ये करना था। अब बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां से लेके यहां के बीच में हीट करंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा वाला, KA/L T1 - T2। H कांस्टेंट रहेगा, सीरीज है पूरा, सब जगह H की वैल्यू सेम, K की वैल्यू बेटा K, एरिया की वैल्यू A और लेंथ की वैल्यू X और टेम्परेचर T माइनस थीटा। तो बेटा T माइनस थीटा इक्वल टू हो गया HX/KA। मुझे थीटा के साथ ग्राफ चाहिए, तो बेटा थीटा इक्वल टू हो गया -HX/KA प्लस T। तो ये इक्वेशन बनी y इक्वल टू -mx प्लस c। बेटा स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बी आंसर आपका आ जाएगा, राइट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीन्स लॉ, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर ए सॉलिड बॉडी वर्सेस द वेवलेंथ लैम्डा इज शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, देखो एक खास बात, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है 2, लैम्डा एम, मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है 2। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। तो लैम्डा एम की वैल्यू 2 दे दिया। वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है बेटा वीन्स लॉ से लैम्डा इक्वल टू होता है B/T, तो T हो गया बेटा B/λ। B का वैल्यू बेटा ध्यान रखना ये मिली केल्विन नहीं होता, लैम्डा का जो B का जो यूनिट होता है ना मीटर इंटू केल्विन होता है, तो M के लिखा है, कभी यहाँ गलती मत कर देना आप। तो B का वैल्यू हो गया 2.9 इंटू 10⁻³ लैम्डा का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर 2 माइक्रोमीटर में है। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2900 डिवाइडेड बाय 2, 1450 अंगस्ट्रॉम केल्विन, सॉरी केल्विन, टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना हम, तो केल्विन, ये आपका आंसर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत होता है तो बेटा एक ही कारण से होता है कि आप यूनिट गलत लिख दो, बाकी ऐसे क्वेश्चंस के गलत होने के चांस नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी भरकम कैलकुलेशन भी नहीं है ना कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे बेटा इसमें। An object is being heated by a heater supplying 60 watt heat. Temperature of surrounding is 20 degree. The temperature of object becomes constant at 50 degree. Now heater is switched off. देखो बेटा ये हीटर है, मान लेते हैं ये हीटर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, An object is being heated by a heater. ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हीट दे रहा है और कितने पावर सप्लाई कर रहा है 60 वाट। पर सोचो ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देगा तो ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ के जब 50 हो गया तो स्टडी स्टेट कंडीशन मिल गई इसको। स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब अब यहां से जितना हीट मिल रहा है उतना ही सराउंडिंग को भी दे रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन मिल गई इसको, राइट। तो आपने अब क्या किया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री एंड द टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया इस वक्त और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जबकि आप हीट इधर से देते जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि जितना रेट से हीट जा रहा है उतना, यानी बेटा इस वक्त जब इसका टेम्परेचर 50 हुआ तो हीट किस रेट से सप्लाई कर रहा है, ये यहाँ से। अब बेटा न्यूटन्स कूलिंग लॉ बोलता है dt/dt इक्वल टू 4σA T0⁻³ अपॉन ms T माइनस T0। बेटा ms को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा ms dt/dt इक्वल टू 4σA T0⁻³ T माइनस T0। और बेटा ms dt को लिख दे tq, तो dq/dt यही पावर हो गया, तो पावर का फॉर्मूला गया था 4σA T0⁻³ T माइनस T0। तो बेटा ये पावर कितनी है 60, 4σA T0⁻³ और कब जाकर ये कांस्टेंट हुआ 50 पर, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो गया 50 और सराउंडिंग दे रखा है 20। इससे बेटा 4σA T0⁻³ की वैल्यू मिल गई 3, पावर कितना था 60, 4σA T0⁻³ m टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का 50 और सराउंडिंग टेम्परेचर 20, तो बेटा 50 - 20 30, अच्छा 60/30 2 हो गया बेटा, 2 मुझे इसकी वैल्यू मिल गई।
अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद आपने हीटर को बंद कर दिया, यार हीटर को बंद कर दिया तो इसने हीट देना बंद कर दिया यहाँ से। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इसका ज़्यादा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जब इसका टेम्परेचर 30 हो गया तब रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगी। अब बेटा सेकेंड केस में dQ/dt पूछा है, फॉर्मूला क्या था, 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 टी माइनस टी नॉट। बेटा 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 की वैल्यू मिल गई 2, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अब हो चुका है 30 और सराउंडिंग कितना है 10, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 20 वॉट। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। इतना आपको करना था। तो कुल मिला के अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हम तो डायरेक्ट ये सोच रहे थे फिर फंस गए जाके। ये क्यों फंस गए, कूलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो 4 सिग्मा है टी नॉट की पावर 3 वो भी आपको कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। भाई वो भी तो कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करोगे ना यार, वो डायरेक्ट थोड़ी लेके आओगे, इसलिए इसने फर्स्ट कंडीशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी रेडिएट्स टेम्परेचर ऑफ, बेटा देखो फर्स्ट केस में टेम्परेचर जो दिया हुआ है T1 वो कितना दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस, भाई बोले तो 1000 केल्विन। सेकेंड केस में टेम्परेचर दिया 1727 डिग्री सेल्सियस मतलब 2000 केल्विन। अब आपसे एक पूछा है मैक्सिमम डेंसिटी, एनर्जी मैक्सिमम डेंसिटी। बेटा एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी का पावर होता है T की पावर 5 के प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं फिफ्थ पावर रूल ऑफ रेडिएशन। फिफ्थ पावर रूल T की पावर 5 है ना बेटा। अब वैल्यू पुट कर दो, E मैक्सिमम फर्स्ट केस के लिए अपॉन E मैक्सिमम सेकंड केस के लिए इक्वल टू फर्स्ट का टेम्परेचर 1000, सेकंड का टेम्परेचर 2000 पावर 4। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, प्योरली नीट स्टाइल का। नीट में जब कभी आसान क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, temperature at the bottom of a pond of depth L is 4 degrees Celsius. The temperature of air just above the layer of ice frozen at pond is surface is point minus 2। देखो मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझाता हूँ बेटा। ये पॉन्ड है इस तरह का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2 टेम्परेचर है सरफेस पर, लेयर ऑफ आइस फ्रोजन पॉन्ड सरफेस -2। ये टेम्परेचर तो -2 है कई दिनों से, फिक्स हो गया है ना। और यहां बॉटम पे टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। पॉन्ड का ये जो डेप्थ है बेटा ये दे रखा है L। अब इसमें क्योंकि -2 टेम्परेचर है तो बेटा यहां पर आइस बन चुकी है कुछ। ये जो आइस का थिकनेस है वो मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा L माइनस एक्स है ना। ये टोटल L था तो L माइनस एक्स हो गया। अब हमेशा जब आइस बन रही होती है किसी भी एक पोजीशन पे, अगर आइस और वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहा हूँ, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आइस और वाटर कांटेक्ट में होते हैं तो बेटा उस पॉइंट पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। आइस और वाटर एक साथ है, यहाँ पर नीचे वाटर ऊपर आइस है, 0 डिग्री। तभी तो यहाँ से बेटा धीरे धीरे आइस बनती जा रही है। भाई जब भी आइस बनेगी पहले टेम्परेचर 0 हुआ होगा ना, तो हमेशा इसके लोअर पॉइंट पर टेम्परेचर 0 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी आइस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। बेटा इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी कंडक्टिविटी 3K है। क्या पूछ रहा है बेटा, थिकनेस ऑफ फ्रोजन लेयर ऑफ आइस मस्ट बी, ये x कैलकुलेट कर रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से जो भी हीट जा रही है ऐसे, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में हीट करंट इक्वल कर दो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इसके लिए H1 के लिए K A, लेंथ कितना बेटा L माइनस एक्स, और टेम्परेचर डिफरेंस 4 माइनस 0 इक्वल टू, इसके लिए देखें बेटा तो Ka/x, कंडक्टिविटी 3K है इसकी, और टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस -2। बेटा देखिए Ka से Ka कैंसिल, तो ये हो गया 4/L माइनस एक्स इक्वल टू 6/x। ये बेटा 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 6L माइनस 6x, तो x इक्वल टू हो गया बेटा 6L/10, 3L/5। 3L/5 मेल्ट, यानी टोटल का 3/5 पार्ट क्या होगा, आइस बन चुका होगा इसमें, राइट बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। 2-3 कॉन्सेप्ट इससे आप जो समझना है वो क्या है बेटा, एक तो जब भी ऐसे स्लैब बन रही होगी उसके जस्ट नीचे जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री होगा, इसको माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो, ये ऐसा रहेगा ऐसा, राइट। और फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जो भी हीट करता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सेम हीट लास्ट तक जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 thin walled sphere of different material, one with double the radius and 1/4। बेटा 2 स्फीयर है ऐसे, फर्स्ट सेकेंड।
वन विद लार्ज डबल द रेडियस, बेटा एक का रेडियस r है तो एक का रेडियस 2r है। बेटा जिसका वन टू थिन वॉल्ड स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वन विद डबल द रेडियस और 1/4। बेटा इसका थिकनेस अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए l है तो इसका थिकनेस है l/4, बड़े वाले का थिकनेस छोटा है, राइट। ये आपका कौन सा है, लार्ज, और ये आपका कौन सा है, स्मॉल स्फीयर है, राइट। अब आपने बोल रहा है इनको पूरा आपने आइस से भर दिया। बेटा एक बात तो देखो, अगर ये कोई स्फीयर है और इसको पूरा मैंने आइस से भर दिया, ऐसे आइस यहाँ पे भरी हुई है ऐसे, तो बेटा आइस का जो वॉल्यूम है वही तो स्फीयर का इंटरनल वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब आइस के मास अगर मुझे निकालना होगा तो मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दूंगा, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से आपने आइस भर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों को सेम सराउंडिंग में रखा, बेटा यहां से जो हीट जाएगी ये आइस को मेल्ट करेगी ऐसे, ये इसका थिकनेस, अब आइस को मेल्ट करेगी। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, लार्जर स्फीयर में 25 मिनट में आइस मेल्ट हो रही है। बेटा इसमें आइस मेल्ट हुई 25 मिनट में और इसमें आइस मेल्ट हुई 16 मिनट में। क्वेश्चन में ये बोल दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ लार्ज, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या मान लूँ, K2, इसकी क्या मान ले, K1। तो आपसे क्या पूछा है बेटा, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ लार्ज स्फीयर टू स्मॉल स्फीयर, यानी आपको कुल मिला के कैलकुलेट करना है K2/K1। अब बेटा देखो, हीट करंट फ्लो रेट ऑफ हीट dQ/dt इक्वल टू KA/L T1 - T2। थोड़ा सा समझना, dQ क्या है, ml, ये जो हीट जा रहा है वो आइस को मेल्ट कर रहा है, ml/dt इक्वल टू KA/L T1 - T2। L हो गया इसका थिकनेस, ये वाला। मास को क्या लिखें बेटा, आइस का मास क्या लिखें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, अभी मैं फर्स्ट और सेकंड स्मॉल और लार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एक जनरल फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं, 4/3 πr³ डेंसिटी L T टाइम dt, टाइम हो गया बेटा, इक्वल टू K एरिया 4πr², L थिकनेस हो गया, T1 - T2। अब क्या क्या चीजें ऐसी है जो चेंज नहीं होंगी, बेटा देखो टाइम आपको दोनों का दे रखा है, ठीक है सर, टाइम में हमें कोई इशू नहीं था, टाइम हम लिख लेंगे दोनों का। 4πr² से 4πr कैंसिल, तो एक r बचा यहाँ पर, 3 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है क्योंकि दोनों में नहीं, दोनों की कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा है, k का रेशियो पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम हो गया, डेंसिटी दोनों में सेम हो गई, लेटेंट हीट दोनों में सेम हो गया। तो इस तरफ क्या बचा, r/t, एक तो रेडियस बचा है और एक टाइम बचा, r/t प्रोपोर्शनल टू, इधर क्या बचा बेटा, k और थिकनेस, k और थिकनेस, तो बेटा k प्रोपोर्शनल हो गया L/r/t। तो मैं ऐसा लिखूं K2/K1 इक्वल टू L2/L1 R2/R1 T1/T2। सारे वैल्यूज पुट करते हैं। L2 सेकेंड वाले के लिए थिकनेस L/4, फर्स्ट वाले की थिकनेस L, R2 सेकेंड वाले के लिए बेटा 2R, फर्स्ट के लिए R, टाइमिंग सेकेंड वाले के लिए बेटा 25 और फर्स्ट के लिए 16, राइट। अब ये बेटा कैलकुलेट कर लो, तो 2 से 4 2 टाइम्स, उल्टा लिख दिया हमने, एक बार देख लेते हैं। L2 सेकेंड वाले के लिए थिकनेस L/4, ठीक है, सेकेंड वाला K2 लिया बेटा आपने, ये भी ठीक था, यहाँ R बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है, आपका R और टाइम बचा, और इधर बचा बेटा K और थिकनेस बचा, तो K इक्वल टू हो गया LR/, थिकनेस, ओके। L बेटा सेकेंड वाले के लिए थिकनेस L/4, फर्स्ट के लिए थिकनेस L, ठीक है, सेकेंड वाले के लिए रेडियस 2R, फर्स्ट के लिए रेडियस R, ये भी ठीक है। अच्छा, फर्स्ट के लिए टाइम ऊपर लिखना है, फर्स्ट के लिए टाइम 16 था, ऊपर 16 आएगा, नीचे 25 आएगा, ये T1/T2 है, इनवर्स। अब बेटा क्या कैंसिल होगा, देखो 2 16 × 32, 32/4 हो गया 8, और अपॉन में चल रहा है 25, तो आंसर क्या आएगा, 8/25 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा, एक तो आइस का मास बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो आइस का मास क्या होगा, जो भी वॉल्यूम है, जो भी स्फीयर का वॉल्यूम है वहीं से आपको आइस निकालना है, क्योंकि पूरा का पूरा आइस इसके अंदर भरा हुआ है ना बेटा, तो वहां से लेंगे, राइट। और दूसरा फिर आपका इसमें से क्या क्या चीजें यूज नहीं हो रही है वो हटा दो, तो फिर आपको सीधा दिखा है 4 चीजें, 3 दे रखी थी, चौथी आपसे पूछ ली, क्या क्या दे दिया था, रेडियस दे दिया था, थिकनेस दे दिया था, टाइम दे दिया था, और के का रेशियो पूछ लिया था। तो आप अनवांटेड चीजें जो है जिनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटा दो, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cubical box of 20 centimeter on a side is constructed from 1.2 centimeter thickness concrete panel। बेटा मैं
क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होंगे, मैं एक फेस बता रहा हूँ, ये केवल मान लेते हैं ये एक फेस है क्यूब का, है ना बेटा। अब क्या बोल रहा है, इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कितना है बेटा 1.2 सेंटीमीटर, और साइड जो है तो एरिया हो जाएगा बेटा, साइड 0.2 है तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर मतलब 0.04। ध्यान देना, ये ऐसा मत रहो सर क्यूब जैसा नहीं लग रहा है, ये मैंने क्यूब का एक फेस बनाया जिसको मैं इधर से देख रहा हूँ, इसका थिकनेस दिखाते हुए ना, ये पूरा क्यूब है इस तरफ। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एयर टेम्परेचर इनसाइड द बॉक्स व्हेन द लाइट इज ऑन इफ सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर है T, और यहाँ पे 100 वॉट का एक सोर्स है, ये पावर भी दे रखी है, तो हीट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर हीट तो ऐसे फ्लो करेगा, अंदर पावर मिल रही है हमें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बाहर टेम्परेचर कम है 20 डिग्री। थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दिया बेटा, के का वैल्यू आपको दे दिया 0.8, 6 वॉल्स है, केवल 5 वॉल्स ऐसी है जो कंडक्शन दे रही हैं। अब सोचो हीट करंट का फॉर्मूला H इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2, ये जो हीट करंट होता है ना बेटा, ये dQ/dt होता है, ये पावर होती है, तो पावर दे दिया 100। कितने फेस से हीट फ्लो करा, 5, तो बेटा ऐसे 5 फेस होंगे, तो 5 इंटू KA/L T1 माइनस T2, बेटा 100/5 हो गया 20, ठीक है सर। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8, ठीक है सर। एरिया कितना है 0.04, थिकनेस कितनी है बेटा 1.2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 ऊपर चला गया, और टेम्परेचर में डिफरेंस T-20, टेम्परेचर में डिफरेंस T-20, बाकी सब चीज़ों को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ये एक बचा था आपका 1.2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। अब बेटा देखिए इस पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, 0.04 इंटू 100 हो गया 4, तो इधर तो बचा 20, इधर बचा 8 इंटू 4/12 T-20, तो बेटा यहाँ से आपका हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो ये, और 4 से कितने टाइम्स बेटा 5 टाइम्स, सही है, 4 से 5 इंटू 3 15, तो 15/2 इक्वल टू T-20, तो T का वैल्यू होगा बेटा 7.5 प्लस 20 27.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस खास बात था जल्दी, गलती 2 जगह कर सकते हो आप इसमें, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आप गलती कर सकते हो। एक गलती तो आप कर सकते हो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करो, ध्यान नहीं रहा, एक ही से कर लिया। दूसरी गलती कर सकते हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये लाइन नहीं पढ़ी ना जल्दबाजी में तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रॉड्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ सेम मटेरियल, बेटा ये 3 रॉड्स हैं, ठीक है सर, हम एक बार इनको सारी बातें बता दें कहाँ क्या है। पॉइंट A एंड B आर मेंटेन एट T एंड √T, यहाँ टेम्परेचर T, यहाँ टेम्परेचर √2T, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा, जो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, तो हीट एक तो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, जो हीट यहाँ आएगी वो यहाँ से वापस जाएगी, तो इसमें बोल दो बेटा H1, इसमें बोल दो H2, तो मुझे एक बात समझ में आता है, जो भी B से हीट चली उसको कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा है, वो A तक पहुँचेगी C से होते हुए, तो बेटा पहला स्टेप तो यहीं से क्लियर हो गया, H1 बराबर H2 कर देते हैं हम। अब H1 के वैल्यू, बेटा लेंथ कैसे पता करें, थोड़ी देर के लिए मान लो ये लेंथ है L, तो बेटा ये 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा L का cos 60 और ये L का sin 60, तो ये हो जाएगा L sin 60, बोले तो √3L/2, लेंथ भी पता लग गया। अब H1 वाले के लिए कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ कितना बेटा √3L/2, टेम्परेचर डिफरेंस √2T माइनस थीटा इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए K A, इसका लेंथ बेटा L है और टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस टी, भाई के ए और एल तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2√2t माइनस 2 थीटा इक्वल टू √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 थीटा माइनस √3t, टी वाले टर्म इधर ले आओ, थीटा वाले, बेटा टी वाला टर्म इधर आएगा तो देखो 2√2 प्लस √3t इक्वल टू, इधर क्या आएगा बेटा थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √3, भाई थीटा का वैल्यू आ गया √3 प्लस 2√2 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू टी। देख के इतना भयानक लग रहा था ना सर सवाल कि यार पता नहीं ये अजीब सा कैसे दिया, कुछ नहीं, वो टेम्परेचर ऐसे दिए हुए थे भाई इसलिए ऐसा हो गया, बाकी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर शोन 6 आइडेंटिकल मेटल रॉड्स आर अटैच्ड एंड टू एंड, बेटा देखो इन सबका आइडेंटिकल रॉड्स होता है ना, तो बेटा आर का वैल्यू, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है L/KA,
तो सबका L बाई के की वैल्यू सेम हो गई, तो थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो गया। ये भी आर, 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 ये भी आर। आपने कहा सर थर्मल रेजिस्टेंस सबका सेम हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी 1:2 के रेशियो में रहेगी, रॉड ए बी और बी सी, एक तो ये वाली रॉड और एक ये वाली रॉड। बेटा एक बात देखो, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करें, ये आर तो ये पूरा 2R, ये पूरा 2R, 2R 2R R, यानी बेटा इसमें जो बात करें तो तीन एक जैसे पार्ट है, ये पूरा और ये एक जैसे पार्ट है जिनका रेजिस्टेंस आर, ये भी बेटा आर आर 2R, आर आर 2R, 2R 2R R और ये भी आर। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस सेम होता है, और बेटा करंट भी जो भी यहां से चलेगी वो यहां दो पार्ट में डिवाइड होगी लेकिन वापस यहां आ जाएगी। करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी तीनों पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब यहां बोलेंगे टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। जब भी चैप्टर पढ़ते हैं ना पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं, तो मान लेते हैं बेटा तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो इजी कैलकुलेशन वाला लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ टेम्परेचर है 150, यहाँ टेम्परेचर है 0, तो बेटा 153 पार्ट में डिवाइड होंगे, तो यहाँ टेम्परेचर आ जाएगा आपका 100, यहाँ टेम्परेचर आ गया 50। देखो 150 100 का डिफरेंस 50, 100 50 का डिफरेंस 50, और 50 और 0 का 50 हो गया, राइट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रॉड में टेम्परेचर जो है वो बेटा ये 100 है, ये 50 है, तो बीच वाले पॉइंट पे टेम्परेचर आएगा 75 और यहाँ भी टेम्परेचर आएगा 75। ये हमने इसके सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए पहले अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। अब बेटा एक एक करके बात करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस सेम का रेशियो 1:2 हो गया क्या? नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो सेम है, क्वेश्चन में पता लग रहा है, आइडेंटिकल रॉड्स है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। देखो बेटा इस वाले में टेम्परेचर डिफरेंस है 50 का और डिस्टेंस L मान ले तो 50/L, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 25 का है, तो ये भी नहीं हो सकता। रेट ऑफ हीट फ्लो, बेटा यहाँ जो भी हीट फ्लो करेगा H वो यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, यानी HAB की वैल्यू अगर H है तो HBC की वैल्यू H/2 है, तो इन दोनों का रेशियो जो जाएगा वो 2:1 जाएगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा है 1:2, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब और कोई ऑप्शन नहीं, आप डी टेक कर सकते हो, लेकिन सर पता तो होना चाहिए डी भी सही है कि नहीं है। मतलब अगर सिर्फ डी पता करना होता तो टाइम टेकन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, बेटा सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को फ्लो करने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से और यहाँ से यहाँ। बेटा देखो H = KA/L टेम्परेचर डिफरेंस है ना, H को लिख दे Q/T, KA/L T1 - T2 है ना। सर्टेन अमाउंट फ्लो कराना है, Q की वैल्यू सेम है, ये सारी वैल्यू सेम है, तो टाइम किसके इनवर्स है? टाइम किसके इनवर्स है? टेम्परेचर डिफरेंस के। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि बेटा TAB/TBC इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ BC अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ AB। बेटा BC में टेम्परेचर का डिफरेंस 25 का और AB में टेम्परेचर का डिफरेंस 50 का। हाँ भाई ये 1:2 आ गया सर, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। पूरे कंडक्शन जो है ना वो इसने खुलवा लिया एक ही क्वेश्चन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two sheets of thickness D and 2D are same area touching the other faces. Temperature TA, TB are in geometric ratio. Okay. बेटा geometric progression of common ratio 4, मतलब हर टेम्परेचर पिछले वाले से डबल है। मान लेते हैं ये टेम्परेचर है बेटा T, तो ये हो गया 2T, तो ये हो गया 4T। क्वेश्चन ने ये बोला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2 का रेशियो। थर्मल कंडक्टिविटी रेशियो पूछा है थिनर और थिकर वाले के लिए। बेटा यहाँ से हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो H1 = H2, क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन है। H की वैल्यू KA/D, टेम्परेचर डिफरेंस बेटा 2T - T इक्वल टू KA/2D, टेम्परेचर डिफरेंस 4T - 2T। यहाँ इन दोनों के अक्रॉस 4T - 2T। भाई K/D से K/D कैंसिल, सॉरी K का रेशियो तो पूछा है ना, ये K1 ये K2, A/D से A/D कैंसिल, यहाँ क्या बचा बेटा K1 T/D, और यहाँ क्या बचा K2, ये भी बेटा 4T - 2T हो गया 2T, और नीचे चल रहा है 2D, ये भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल, तो K1 = K2 आ गया। 1:1 का रेशियो आपका रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर बच्चे ने किए होंगे। 2 rods A and B of different material and same cross section area joined as in figure, the free end A is maintained at 100। बेटा इसका टेम्परेचर 100 है, इसका 0 है, ठीक है।
L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1। बेटा इसका लेंथ L तो इसका लेंथ 2L क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में कंडक्टिविटी K1 डबल है इससे, बेटा इसकी कंडक्टिविटी K तो इसकी कंडक्टिविटी 2K, ऐसा भी क्वेश्चन बोल दिया। अब बेटा टेम्परेचर पूछा है आपसे थीटा। बेटा वापस सीरीज कॉम्बिनेशन H1 इक्वल टू H2 कर दे तो 2KA/L 100 माइनस थीटा इक्वल टू दूसरे वाले के लिए बेटा KA/2L थीटा माइनस 0। यार KA/L से KA/L कर से 2 इंटू 2 4, 400 माइनस 4 थीटा इक्वल टू थीटा 5 थीटा इक्वल टू 400 थीटा इक्वल टू 80। भाई टेम्परेचर 80 आ जाएगा आपका, राइट बेटा। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन सबने किए हुए। एक अच्छा क्वेश्चन 6, दिखने में क्वेश्चन डरावना है बेटा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक बार देखो कैसा कह रहा है। इसको मैं अलग से बना रहा हूं, इधर काटा कुटा हो जाएगा वहां वरना। बेटा यहाँ पॉइंट ए है, टेम्परेचर है 2T0, यहाँ पॉइंट सी है, टेम्परेचर है 60 नॉट, ठीक है। अब बाकी सारे पॉइंट्स के B, D, E, F, बेटा देखो यहां से लेके यहां तक जो भी टेम्परेचर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 60 से 2T तक। तो बेटा अगर मैं ऐसे बात करता हूं H इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2, देखो यहां से लेके यहां तक सेम करंट, H सेम, K सेम, A सेम, तो टेम्परेचर किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेंथ के रेशियो में। बेटा ये दोनों बराबर लेंथ है तो टेम्परेचर भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी बेटा टोटल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 4T0, तो 2T0 का गैप यहाँ आएगा 2T0, तो बेटा 60 से 2T0 कम, मतलब यहाँ टेम्परेचर होगा 4T0। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? 60 और 2T0 का डिफरेंस ऑफ 4T0, 4T0 के दो बराबर भाग करोगे तो 2T0, तो बेटा आधा यहाँ पे ड्रॉप करेगा, आधा यहाँ, तो 60 से 2T0 का ड्रॉप होता 40 और 40 से फिर 2T0 का ड्रॉप हुआ तो 2T0, राइट। ऐसे इस वाले पार्ट पे देखो बेटा 60 और 2T0 के बीच में 4 बराबर लेंथ के साइड है, तो 4 बराबर भागों में उठेगा। 4T0 के 4 बराबर भाग करो, हर भाग T0 का, तो ये हो गया 5T0, ये हो गया 4T0, ये हो गया 3T0 और ये हो गया 2T0, इक्वली डिवाइड कर दिए। अब बेटा कंपेयर कर लो ऑप्शन। पहला बोल रहा है E और B बराबर है क्या? भाई E और B बराबर है, सही है सर। D बड़ा है इससे, D हाँ बड़ा है 5T0, F छोटा है F 3T0, हाँ भाई ये तो सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। TD बराबर TB, TD बराबर TB नहीं है, गलत हो गया। TF बराबर TB, TF बराबर TB गलत हो गया। TF बराबर T, TF बराबर T गलत हो गया। खत्म क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें बनाते चलनी थी बेटा, और सारा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखो इस चीज़ का, टेम्परेचर इस तरह से कभी भी वायर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है बेटा। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, भाई एक मेटल रॉड है, इसका लेंथ कितना है 2 मीटर, इसके दो अलग अलग पार्ट है, 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है 2 एरे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है सर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है तो करंट कैसे होगा? भाई जो भी करंट यहाँ से एंटर करेगा ना वो यहाँ तक तो जाएगा, बीच में और कोई रास्ता ही नहीं है, तो बेटा दोनों में करंट की वैल्यू क्या कर दो, इक्वल कर दो। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग भी होता है ना, ऐसा भी, तो भी बेटा करंट की वैल्यू पूरे में सेम जाती है ना, राइट। अब H1 की वैल्यू, बेटा मटेरियल तो एक ही है तो कंडक्टिविटी दोनों तरफ सेम रहेगी, के क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, लेंथ 1 मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस मानते हैं यहाँ टेम्परेचर है थीटा, 100 माइनस थीटा। सेकंड वाले के लिए बेटा के क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, टेम्परे लेंथ इसका भी 1 मीटर और टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 70, भाई के ए से के ए कैंसिल, 200 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 70, 3 थीटा इक्वल टू 270, तो थीटा विल बी 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसमें। ये क्वेश्चन का लॉजिक सिर्फ यही था बेटा लाने का कि आपको ध्यान रहे ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होना तो भी जितना हीट एक साइड से एंटर करेगा उतना हीट दूसरे साइड से भी बाहर जाएगा, राइट बेटा। तो ये आपका हीट करंट और कंडक्शन और रेडिएशन एंड कैलोरीमेट्री इसके क्वेश्चन थे। ये मान के चलो लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चन जो नीट में पॉसिबल है
वो सारे इसमें डाल दिए गए। अब इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ खराब, कुछ ईजी क्वेश्चन थे, खराब नहीं बोलना चाहिए, ईजी क्वेश्चन थे। नीट में ईजी भी आता है, लेकिन जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे ना उससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और मेरे ख्याल से आप और अच्छे से इसको कर पाओगे, राइट बेटा। सो ये आपका हीट 1 वाला पोर्शन था। अब आपका नेक्स्ट क्लास जो आप नेक्स्ट सेशन जो मेरा आएगा बेटा, उसमें हीट 2 हम लोग पढ़ेंगे और हीट 2 के क्वेश्चन देंगे। हीट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बेसिकली, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे टॉपिक्स बेटा देखेंगे, राइट। सो दिस इज राकेश सैनी फॉर यू। और महा रिविजन में ऐसे पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। होप सो आपकी तैयारी इसी तरह से अच्छी चलती जाएगी और सिलेक्शन आप गेन कर पाएंगे, राइट बेटा। चलिए।